जो पत्रकार हो, जो कवि हो, जो स्टैंड अप कॉमेडी हो, वो ऐसी चीज़ करता है कि हिट हो, क्योंकि वो लोग यूट्यूबर है, उनको अपना धंधा बढ़ाना है, उनके व्यूज़ बढ़ाने हैं। जब व्यूज़ बढ़ेंगे उनको पैसे मिलेंगे। यानी कद कहीं ना कहीं कुणाल कामरा का ही बढ़ गया, निश्चित तौर पर मतलब बहुत से लोग जो नहीं जानते थे वो भी जानने लग गए। जानने भी। स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ एक समस्या है कि ये लोग पढ़ते बहुत कम हैं। हर व्यंग का, तंज का जो निशाना होता है वो नेता ही क्यों होता है हर बार? तो नेता कहीं ना कहीं बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, होते हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं तंज कसने के लिए वही बचते हैं, उन्हीं पर कसा जाएगा जो बड़े बड़े वायदे करते हैं और करते कुछ नहीं। क्या कुणाल कामरा ने भी एक सुविधा अनुसार की भाई किस पे करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, या फिर ये एक वैसा एक सब्जेक्ट था? उन्होंने कहा कि सुबह थी शिवसेना, फिर शिवसेना अलग बन गई, एनसीपी अलग बन गई। जो रियलिटी थी, जो यथार्थ भारतीय राजनीति में, महाराष्ट्र राजनीति में हर एक आम आदमी देख रहा है, उसको उन्होंने रखा है। कोई नई बात नहीं कही उन्होंने। कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक पैरोडी ने हंगामा बर्पा कर दिया है और परिणाम ये हुआ है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी ने स्टूडियो में भी तोड़फोड़ की जहां पर उनके गाने की रिकॉर्डिंग हुई थी और अब उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। लेकिन इससे दो सवाल पैदा हुआ है कि क्या नेताओं में, पार्टियों में सहनशीलता खत्म होती जा रही है या हास्य व्यंग को वो समझ नहीं पा रहे हैं, या और दूसरा सवाल ये है कि क्या जो कॉमेडियन हैं, हास्य व्यंग कवि हैं, क्या उसका स्तर गिरता जा रहा है? वो हास्य व्यंग यानी व्यवस्था पे तंज कसने के बजाय कहीं निजी हमला तो नहीं हो रहा है, व्यक्तिगत हमलावर तो नहीं हो जा रहे हैं? एक सवाल पैदा हुआ है और इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए हमने आज श्रेष्ठ भारत के अपने स्टूडियो में दो विद्वानों को आमंत्रित किया है। उसमें एक हैं मुकेश गौतम, जो कि हास्य व्यंग कवि हैं, टीवी चैनलों पर चलने वाले कई बड़े कॉमेडी शो, लॉफ्टर शो में भी आते रहे हैं, पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण पर लिखते हैं। और दूसरे हैं जिनको हम आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पे जानते हैं, अनिल गलगली, जो कि एक बड़ा नाम है मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता का, पत्रकार भी हैं, इनकी एक पत्रिका भी है जिसका ये संपादन भी करते हैं। आप दोनों का श्रेष्ठ भारत के स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहला सवाल मुकेश जी आपसे है कि आखिर कॉमेडी पर ये कलेश क्यों है? आप क्या सोचते हैं? सुनील जी, सबसे पहले तो मैं श्रेष्ठ भारत को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, श्रेष्ठ भारत का, कि आपने एक ऐसे विषय पर जो आज पूरे देश में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस पर एक ये आयोजित किया कार्यक्रम और मुझे बुलाया। देखिए, कॉमेडी, व्यंग, हास्य, तंज, ये सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रहा है। एक दौर होता था, स्वांग होता था, नट होते थे जो इस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, वो सामने बैठे हुए अतिथियों पर भी तंज कसते थे, व्यंग कसते थे। उसके बाद बड़ी परंपरा साहित्य में रही, हमारे बड़े बड़े व्यंग्यकार हुए, शरद जी हुए, हरिशंकर प्रसाद जी हुए, केपी सक्सेना जी हुए, और उससे लेकर आज कुणाल कामरा तक। कमाल की बात है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने जो एक परंपरा थी हमारी सुनने की और कहने की, उससे अलग हो गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं उनमें भी कहीं ना कहीं सहनशीलता और संवेदना की कमी दिखाई दे रही है, और परफॉर्मर जो है, जो कलाकार है, वो भी कहीं ना कहीं कॉमेडी के नाम पे, हास्य के नाम पर निजी हमले कर रहे हैं, जो दोनों ही मेरी दृष्टि में व्यक्तिगत रूप से अच्छी बात नहीं है। रही ये कुणाल कामरा वाला विषय, मैंने उस पैरोडी को देखा है तो कहीं ना कहीं वो निजी हमले जैसा मुझे भी लगा। मुझे भी लगता है कि हम भी जब कविताएं करते हैं, व्यंग करते हैं, हास्य प्रस्तुत करते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं सामने बैठे हुए अतिथियों पर, नेताओं के ऊपर बात कहते हैं, लेकिन बात कहने की एक संतुलित भाषा होनी चाहिए, एक सलीका होना चाहिए, और किसी के ऊपर निजी हमला नहीं होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। यहाँ एक सवाल होता है कि आप कह रहे हैं कि निजी हमला कहीं ना कहीं उनके पैरोडी में कहीं दिखा, यानी जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो कहीं कहीं लोगों को नाराज़ कर गया, जिसे आप निजी हमला के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन वही निजी हमला रोज़ उद्धव ठाकरे, संजय राउत करते रहते हैं, तब तो कोई नाराज़ नहीं होता है, तब तोड़फोड़ नहीं होती है, तब कोई पुलिस की कंप्लेंट नहीं होती है। मैं ये सवाल अनिल गलगे जी से पहले लेना चाहूँगा कि ये जो निजी हमले की बात कर रहे हैं, वही शब्द कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो आप नाराज़ नहीं हो रहे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं हो रही है, खाली कुणाल कामरा को ही टारगेट क्यों बना जा रहा है? देखिए कि ये जो पूरा एपिसोड अगर हम देखेंगे
तो निश्चित तौर पर जो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का हमें सभी को अधिकार है। और पिछले कई सालों से अगर हम देखते हैं कि जिस तरह से सत्ता का परिवर्तन हुआ है, पॉलिटिकल जो अलग लोगों की एम्बियंस बढ़ गई है, तो वहाँ पर अभिव्यक्ति आज़ादी जब भी होती है तो किसी को वो अपमान लगता है, तो कभी किसी को देशद्रोह लगता है। हम पिछले 10 सालों का अगर महाराष्ट्र का इतिहास देखेंगे, जब वो कंगना रनावत का मामला हो, अभी कुणाल कामरा का मामला हो, कहीं ना कहीं तो जो पॉलिटिशियंस है उनकी एक जो सहनशीलता खत्म हो चुकी है। वो अपने दृष्टिकोण से, अपने चश्मे से चीज़ अच्छी या बुरी सुनना पसंद करते हैं। तो निश्चित तौर पर जैसा कि कुणाल कामरा का जो स्टेटमेंट आया मैंने पढ़ा, अजित पवार ने जो बात कही वही कुणाल कामरा ने कही, जो उद्धव ठाकरे, संजय राउत, और अभी अगर आप देखेंगे कि जब से कुणाल कामरे के जो रील आने के बाद 1000 से भी अधिक रील कुणाल कामरा के उन्हीं वाक्यों को लेकर पूरे देश में, पूरे राज्य में चल रही है। तो कहीं ना कहीं तो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है ही है, लेकिन उसका एक सम्मान करने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को अपने खिलाफ सुनने की एक प्रकार की आदत लगानी चाहिए। क्योंकि आज जो राजनीतिक है, सहनशीलता की उनकी कमी हो चुकी है। कई बार निगेटिव में पॉजिटिव भी होता है, जैसे कि बाला साहब ठाकरे थे, वो खुलेआम मंच से ललकारते थे, डायरेक्टली अटैक करते थे। उस टाइम की जो एक अलग युग था। लेकिन कहीं ना कहीं तो कुणाल कामरा का मामला देखा जाए तो लोग अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। यानी आपने कहा कि दृष्टिकोण, लेकिन मुझे लगता है दृष्टिकोण से ज़्यादा सुविधा, यानी वो कमज़ोर है तो उसको अटैक कीजिए, तो उधर हमला हो रहा है, वहाँ राजनीतिक पार्टी है तो वहाँ नहीं हो रहा है। यानी कि दोनों में कहीं ना कहीं है सुविधा आ रही है सबके लिए। निश्चित ही हर कोई अपना कहीं ना कहीं अपनी सुविधा तलाशता है, अपनी सुविधा ढूंढता है। जिस तरह से अनिल जी ने बात करी बाला साहेब ठाकरे जी की, हमने भी उनके सामने कविताएं पढ़ी है। उन्होंने हमको कई बार अपने समय में बुलाया, हम लोगों ने भी उनके सामने कविताएं पढ़ी, हम मजाक भी करते थे। इसी तरह से हम देखते थे लालू जी सामने बैठे हुए होते थे, राजू श्रीवास्तव उनकी कॉमेडी करते रहते थे, राबड़ी भौजी ने आज क्या बनाया, क्या खाया, लालू जी हंसते रहते थे, मजाक करते रहते थे। इसी तरह से और भी बहुत सारे नेता हुए, हमने भी बहुत सारे नेताओं के ऊपर हम भी बात करते हैं, लेकिन हम कभी भी व्यक्तिगत किसी के ऊपर इस तरह बात नहीं करते। और ना हमें हक, मुझे मानना है कि अगर आपको किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला करना है तो उसी की इंडस्ट्री में जाके करो। भाई आपको अगर राजनीतिक ही करनी है, राजनीति करनी तो राजनीति के बनो। जहाँ तक आप उद्धव जी की और उनकी बात कर रहे हैं कि वो राजनीतिक हमला करते हैं, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये उनका प्रोफेशन है, वो राजनीति में है। वो राजनीति में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हो सकते हैं, कभी एक दूसरे के साथ भी आ सकते हैं, जैसा कि भारतीय राजनीति में होता है कि कब पता नहीं कब कौन किसके पक्ष में खड़ा है, कब कौन किसका विरोधी हो जाए, कब कौन किसको गाली देने लगे, कब किसको गोदी में बैठा ले। अब तो सुबह और शाम का भी पता नहीं चलता है, सुबह शाम का भी नहीं पता चलता है कि कब कौन किसके साथ है। पहले तो ये होता था कि किसी को पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो, तो अब तो सुबह किसी नेताजी को पूछो कि कहाँ हो, बोलते सुबह तो वहाँ था, दोपहर को वहाँ नाश्ता किया और शाम को यहाँ किया। तो ये स्थिति है। देखिए क्या होता है, पाकिस्तान में एक शायर शायरी कर रहे थे, मुशायरे में खड़े हुए थे। उन्होंने बातचीत करते करते कहा कि नेता सारे चोर हैं, नेता सारे चोर हैं, नेता चोर हैं। तो कहीं पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया शायर को। बोले यार ये तू कैसे कह रहा कि नेता चोर हैं? तो शायर ने कहा कि जी मैंने ये कब कहा कि पाकिस्तान के नेता चोर हैं या हिंदुस्तान के नेता चोर हैं? तो पुलिस वाले ने शायर को और 4 गाली दी। बोले अच्छा हमें बेवकूफ़ समझता है, हम क्या समझते नहीं कि कहाँ के नेता चोर हैं? तो ये स्थिति होती है, अपनी बात कहने का तरीका होता है। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के तंज पाकिस्तान पे डाल दिया आपने। बस यही क्वालिटी होनी चाहिए एक कलाकार के अंदर। लेकिन ये क्वालिटी वहाँ भी थी, नाम नहीं लिया गया था। ये नाम देखिए, नाम तो नहीं लिया गया, हालांकि बाद में उसने नाम भी लिया और खूब लिया। हाँ बाद में लिया, लेकिन तब नाम नहीं लिया था। लेकिन वो समझ गए कि हाँ, और इतना निजी हमला नहीं होना चाहिए। देखिए तरीके से बात कही जा सकती है। वही एक सवाल है कि निजी हमला कैसे और कैसे माना जाए। यानी हास्य व्यंग समाज का आईना है, बिल्कुल समाज की व्यवस्था पे एक तंज है, तो कहीं ना कहीं तो जाके कहीं से रिलेट होगा, तभी तो लोगों को हंसी भी आएगी और लगेगा कि उस पर किया है। अगर वो कहीं से रिलेट ही नहीं होगा तो कैसे? फिर तो निजी हमला कब है और तंज कब है, उसकी क्या सीमा रेखा है? देखिए सीमा रेखा ये है, मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी के कार्यों दुष्कार्यों का उल्लेख कीजिए, उसमें कमियां ढूंढिए, कमियों को बताइए। आप किसी व्यक्ति के गणवेश, किसी व्यक्ति की मूछें, किसी व्यक्ति का चश्मा, किसी व्यक्ति की पत्नी, किसी की बेटी, किसी के बाप, इन पर टिप्पणी मत करें। ये कोई कर रहा है, मैं उसका समर्थक तो नहीं हूँ। लेकिन इंदिरा जी के नाक पे तंज हुआ था, उन्होंने तो बुरा नहीं माना था। मैं कहा ना, राजनीति का दौर बदल गया है, वो अलग चीज़ थी।
कि अलग चीज़ थी कि कोई कलाकार होता था, कोई तंज कसने वाला व्यक्ति होता था तो उसको अलग सम्मान दिया जाता था। देखिए उस दौर में भी कहा है हमारे एक बड़े चर्चित गीतकार हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय जी, फैज़ाबाद के, बहुत सीधी 4 लाइनों में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं कि नदी के घाट पर अगर सियासी लोग बस जाते, किस तरह से अपनी बात कही जा सकती है, नदी के घाट पर अगर सियासी लोग बस जाते, लोग बूंद बूंद पानी को तरस जाते। नदी के घाट पर अगर सियासी लोग बस जाते, लोग बूंद बूंद पानी को तरस जाते। गनीमत है कि उस पर इनकी हुकूमत चल नहीं सकती, वरना तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाते। शायर ने कह दिया कि ये पानी के चोर हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि कौन चोर है। और जिसको समझना है वो समझ सकता है। किसी ने एक और ने बहुत बढ़िया 2 लाइनें हैं कि एक नेता कहीं खो गया है, साला आदमी तो नहीं हो गया है, सूखे के दौरे पर चला था कहीं, पानी पानी तो नहीं हो गया है। इस तरीके से बात कही जा सकती है। लेकिन इस तरीके से एक सवाल ये भी होता है कि हर व्यंग का, तंज का जो निशाना होता है वो नेता ही क्यों होता है हर बार? वो सबसे कमज़ोर है या बहुत सुलभ है, या लोग कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं कि हाँ नेता जरूर ये करता होगा तो लोग हंसते ज़्यादा है? क्या उसके पीछे कारण ये है कि नेता सीधे तौर पे जनता से, ये प्रजातंत्र है, जनता से जुड़ा हुआ है। लोग नेता को लगातार वोट देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपने कार्य करने के, अपने कामों के लिए उससे अपेक्षा करते हैं। और ये भी सच है कि पिछले कुछ वर्षों में राजनीति के अंदर जो प्रदूषण हुआ है, जो विद्रुपताएं आई हैं, वो सब जानते हैं कि नेताओं की राजनीति क्या हुई है। अब ना तो नेता पहले जैसे बचे, ना तंज कसने वाले लोग पहले जैसे बचे, पूरा समाज ही बदला है। तो नेता कहीं ना कहीं बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, होते हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं तंज कसने के लिए वही बचते हैं, उन्हीं पर कसा जाएगा जो बड़े बड़े वायदे करते हैं और करते कुछ नहीं। और किस पे करेगा आदमी? हमारे साथ गलगरी जी भी हैं, आरटीआई के आप निकालते रहते हैं, भ्रष्टाचार पे आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन कभी आप पे भी किस इस तरह का अनुभव आया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कुछ इस तरह से हमलावर हुई हो, या फिर आप चूंकि तथ्यों पे बात करते हैं इसके लिए? देखिए कि वह सबसे पहले जो बात हुई थी सुविधा, लोग सुविधा के अनुसार आरोप लगाते हैं, आरोप मढ़ते हैं। हमने भी जब आरटीआई निकाली, जब जिसके खिलाफ निकालते हैं तो निश्चित तौर पर बोलता है कि फला फला पार्टी से मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, क्योंकि एकनाथ शिंदे का कोई पहला मामला नहीं है। जब साकीनाका में, जब विधानसभा इलेक्शन में जब वे प्रचार में आए थे तो एक शिवसैनिक ने उनको गद्दार कहा, उस पर आज तक एफआईआर नहीं हुआ है। शिवसैनिक भी नहीं था वो, तो दूसरे महाविकास आघाड़ी के नहीं, एक जो पार्टी से जुड़ा था, जो बाद में उसे शिवसेना ने ले लिया। हाँ, जो उसके जो भाई था वो शिवसेना का शाखा प्रमुख था, तो वहाँ पर भी गद्दार कहा गया। देखिए कि जो एक परसेप्शन होता है, कई बार नेताओं को लगता है कि जो मैंने गलती की वही लोग बोल रहे हैं, तो कई बार उस परसेप्शन में इस तरह की गलतियाँ होती है। मेरा मानना है कि अगर हम ठीक ढंग से बात करें तो एकनाथ शिंदे को इससे कोई पड़ी नहीं है। एकनाथ शिंदे के आजू बाजू में जो लोग आज जमा हुए हैं अलग अलग पार्टियों के, जो पहले शिवसेना से जुड़े हुए थे, उनमें एक प्रकार की जो एक प्रतिशोधता है कि ठाकरे परिवार ने ये किया, ठाकरे परिवार ने ये नहीं किया। वो लोग इस तरह की चीज़ें करके एकनाथ शिंदे को भी इस पटल पर लाने का काम कर रहे हैं। अभी जो कामरा का मामला हुआ वो कोई लाइव नहीं था, वो रिकॉर्डिंग था। रिकॉर्डिंग तो कितनी होती है और रिकॉर्डिंग कब प्रसारित होती है किसी को पता नहीं होता है। लाइव शो कम होते हैं। अगर लाइव शो में कोई कहता तो निश्चित तौर पर उसका जो एक परिणाम होना चाहिए था हो सकता था, मगर ये रिकॉर्डिंग थी तो एक प्लानिंग करके उस रिकॉर्डिंग के ऊपर अटैक करना, जाके स्टूडियो की तोड़फोड़ करना। अगर आपको लगता है कि कुणाल कामरा ने हमारे खिलाफ सचमुच में कुछ कहा तो आपके पास पावर है, आप सत्ता में है, आप एक लिखित शिकायत कीजिए, एफआईआर कीजिए, उसको बाकायदा बुलाइए। लेकिन तोड़फोड़ करना, प्रतिशोध की कार्रवाई करना और एक तरह से कानून को हाथ में लेना, और आप देखेंगे जब इस तोड़फोड़ हो रही तो पुलिस भी उनके साथ में थी। तो कहीं ना कहीं तो सत्ता पक्ष पर हमेशा आरोप लगता है, जब भी कोई सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश होती है। मेरा माध्यम है कि कविता हो, व्यंग हो या स्टैंड अप कॉमेडी हो, एक प्रकार से आपको सुधारने का मौका भी देती है। अगर आप राजनेता हो, आप पॉलिटिशियंस हो, आप सत्ता में बैठे हो, अगर आपने कुछ गलतियाँ की, जैसे इंदिरा गांधी जी का उदाहरण दिया गया, विलासराव देशमुख थे, उनके सामने कितने लोग कई प्रकार की व्यंग करते थे। मुझे याद है कि जब 26 जुलाई 2005 की जो बाढ़ आई थी मीठी नदी को लेकर, हमने एक अग्निशिला से एक स्पेशल इशू बनाया था मीठी नदी पर,
जब हम प्रकाशित करने गए तो विलास देशमुख भी 2 मिनट के लिए हिल गए थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया कि सत्ता में रहते हुए अगर कोई हमारी चीज़ों को बताता है तो सुधारने का मौका मिलता है। तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि कोई भी युग हो, 50 साल पहले, 40 साल पहले और अभी, जब भी इस तरह की कविताओं के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से कोई कटाक्ष करता है, कोई अगर आपको सकारात्मक की ओर लेके जाने की कोशिश करता है तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो चीज़ें कोर्ट के माध्यम से नहीं हुई, जो चीज़ें मीडिया के माध्यम से पिछले 2 साल में नहीं हुई, वो सिर्फ कुणाल कामरा की छोटी सी कविता या स्टैंड अप कॉमेडी से पूरे विश्व में उसकी चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं तो ये बात खटकने जैसी थी, उसके लिए उन पर अटैक किया गया। मेरा मानना है अगर सहनशीलता करके हम उसको धन्यवाद करते हैं, थैंक यू फॉर आपने हमें जो किया है, तो एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी का कद और बढ़ता था। अटैक करना, कानून को हाथ में लेना, ये किसी भी राज्य में, किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यानी कद कहीं ना कहीं कुणाल कामरा का ही बढ़ गया। निश्चित तौर पर मतलब बहुत से लोग जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। वो जानने भी लगे। कुणाल कामरा को इंटरनेशनल लेवल पर जो नहीं जानते थे, वो भी लोग जानने लगे। एक बच्चा जा रहा है कामरा, लोग उसके ऊपर मीम्स बना रहे, लोग उसके ऊपर वीडियो बना रहे। बहुत बढ़िया बात अनिल जी ने कही कि कहीं ना कहीं ये आपको आईना दिखाने का काम भी करते हैं। जैसे एक पुरानी घटना है कि नेहरू जी जब दिल्ली में लाल किले के मंच पर चढ़ रहे थे और हमारे राष्ट्र कवि भी उनके साथ चढ़ रहे थे, मंच पर जा रहे थे, तो नेहरू जी अचानक लड़खड़ा गए। तो राष्ट्र कवि जी ने उनको सहारा दिया, तो नेहरू जी ने उनको कहा थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, गिरने से बचा लिया। तो हमारे राष्ट्र कवि जी ने कहा कि बोलते नहीं है ऐसा, मेरे को थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तब साहित्य उसे आईना दिखाने का काम करेगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप इसको आईना मानते हैं, जैसे अनिल जी ने कहा, तो ये आपके लिए सकारात्मक परिणाम दे सकता है। लेकिन अगर आप उसको आईना ना देख के आप अपना ये ईगो को ठेस पहुंचाने वाला घटना मानते हैं, तो कहीं ना कहीं परिणाम दुष्परिणाम आएंगे ही, जैसे अब आ रहे हैं। लेकिन आप यहाँ उसको आईना मान रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि कहीं ना कहीं उन्होंने सीमा रेखा पार कर ली। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो जिम्मेदारी कवियों में भी चाहिए, व्यंग में भी चाहिए, कॉमेडियन में भी चाहिए। 100% बिल्कुल होना चाहिए। सीमाएं सबकी तय होनी चाहिए कि भाई उनको भी किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमले, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप कहिए बात, तरीके से बात कहिए। भाषा इतनी समृद्ध है हमारी, जिस तरह की भाषा में वो बात कर रहे हैं इतनी समृद्ध है। हम बातों में इतनी बड़ी, जितनी बात उन्होंने इसमें पैरोडी में इस तरह से कही, उससे ज़्यादा प्रभावी बातें, उससे ज़्यादा शानदार तरीके से अच्छी भाषा में कही जा सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, स्टैंड अप कॉमेडी में भी आजकल ये हो गया कि लोग भाषा को साधते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, पुराने लोगों को पढ़ते नहीं हैं। तो ये है कि एक आसानी से एक पैरोडी टाइप चीज़ मिल गई, कोई भी मिल गई, किसी के ऊपर सुनील जी का चश्मा ऐसा, अनिल जी की शर्ट ऐसी। ये चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छी भाषा में अच्छी बात को लोग स्वीकार करते हैं और लोग पसंद भी करते हैं। और अच्छी भाषा में कैसे कहेंगे? अच्छी भाषा में कैसे कहेंगे? देखिए, नेताओं के बारे में लोग क्या नहीं बोलते, सत्ता का विरोध। देखिए, हमेशा कलाकार को, साहित्यकार को हमेशा सत्ता के विरोध में माना जाता है। जितने एक्टिविस्ट होते हैं इनका ये माना जाता है कि उसके विरोध में है, विरोध में नहीं होते। दरअसल परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि जहाँ कवि को, कलाकार को, रचनाकार को, एक्टिविस्ट को, पत्रकार को ये सब चीज़ें, जो जनता के हित की चीज़ें हैं, वो नहीं दिखाई देगी, तो वो तो आवाज़ उठाएगा। वो स्तंभ है इस व्यवस्था का। मुझे घनश्याम अग्रवाल जी, हमारे अकोला के एक कवि हैं, उनकी एक कविता, छोटी सी कविता है, वो याद आती है। वो कहते हैं कि ये नेता है, इसने दंगे बोए, इसे 100 करोड़ की सज़ा दी जाए। ये नेता है, इसने दंगे बोए, इसे 100 करोड़ की सज़ा दी जाए। ये धर्मगुरु है, इसने दंगे फैलाए, इसे 150 करोड़ की सज़ा दी जाए। और ये कवि, लेखक, पत्रकार और रचनाकार है, कलाकार है, इसके रहते दंगों का माहौल बना, इसे 200 करोड़ की सज़ा दी जाए। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में कवि, कलाकार, पत्रकार, रचनाकार, इनकी जिम्मेदारी भी व्यवस्था को कहीं ना कहीं बनाए रखने की और सद्भाव को बनाए रखने की में है। इनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। नेताओं के बारे में तो सबको पता है वो कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे, क्यों निभा रहे। यानी कहीं ना कहीं दोनों अपनी सीमा रेखा पार कर रहे हैं। आप दोनों को लग रहा है? नहीं, मेरा मानना है कि सीमा रेखा के बजाय, क्योंकि अगर आप कुणाल कामरा की पूरी कविता देखेंगे, कई बार भी किसी के नाम का उल्लेख नहीं है। इसके पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी कविता कही थी, जो तानाशाह का भी चर्चित हुआ था। यानी लोग परिस्थिति के अनुसार, उस वक्त का जो माहौल होता है, जैसे कि अजित पवार को जब कल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैंने
उस वक्त विपक्ष में रहते हुए बात कही है, बात खत्म। यानी राजनीतिक लोग एक तुरंत स्टैंड ले लेते हैं। मतलब स्टैंड अप कॉमेडी, कवि हो, व्यंग्यात्मक हो, हमें अभी कहीं ना कहीं तो हमें उसको सहने की एक आवश्यकता है। राजनीति में हमें एक नया पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे हम अल्टे एक्टिविस्ट हैं, कई लोग अल्टे एक्टिविस्ट को ब्लैकमेल कहते हैं, चोर कहते हैं। हम लोग सहन कर लेते हैं क्योंकि हम चोर नहीं हैं, हम ब्लैकमेलर नहीं हैं। जब होगा उसको लगेगा। जो चीज़ आप कर रहे हो अगर किसी ने बोली तो उसको आपको सहन करना पड़ेगा। जो आप नहीं कर रहे हो तो आप उसको झिटक दीजिए। देखिए, इग्नोर करना भी एक बड़ी बात है। अगर यही मामला इग्नोर कर दे, लेकिन मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे शायद, जैसे कि उद्धव ठाकरे को पता नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वही बात एकनाथ शिंदे की हुई। ये जब अचानक हो जाता है तो उसमें उस नेता का दोष नहीं होता है। जो इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जो अलग अलग पार्टियों से लोग आते हैं, जो अपने नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर हम पूरा का पूरा मामला देखेंगे तो निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे ने मेरे ख्याल से कहीं पर भी नहीं बोला होगा कि उन्होंने विधानसभा में भी कहा, उन्होंने उस बात को स्वीकार किया कि ये ठीक है, अभिव्यक्ति। वही हाँ, तो उन्होंने खुद स्वीकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हाँ, वो तो मतलब उन्होंने निंदा नहीं की हमला लेकिन की उन्होंने या जो रोका पहला नहीं। जो एक किया, हाँ। अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, हाँ। कहीं ना कहीं तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, हाँ, अच्छे राज्य के लिए। लेकिन वही किंतु परंतु आता है तो फिर यानी एक तरफ आप निंदा करते, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आप देखिए, उसको जानते सब हैं कि क्यों हुआ, हाँ, कैसे हुआ, हाँ। और इसके पीछे क्या है, आगे क्या, जानते सब हैं। कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति राजनीति की है, चाहे हिंद न केवल महाराष्ट्र है, नहीं पूरे देश में जिस तरह से राजनीति हो रही है और राजनीति की जा रही है, कहीं स्वस्थ राजनीति तो नहीं है। लोकतंत्र में राजनीति, राजनेताओं का जिस तरह से चरित्र होना चाहिए, जिस तरह के कार्य होने चाहिए, कहीं ना कहीं वो नहीं है। सुविधानुसार हो गई है, सत्ता केंद्रित हो गई। अभी देखिए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अभी कुछ दिनों पहले बहुत बड़ी बात उन्होंने कही जी कि सभी खोखिया भाई विधानसभा में बैठे हुए हैं। कितना बड़ा और गंभीर एक तरह से आरोप है, लेकिन उस पर किसी ने चू चपड़ नहीं किया, कुछ नहीं आया। सही बात। यानी जो कमजोर है तो उसे दबा कमजोर दो। की बेबी हाँ, सबकी हाँ। फौजी। देखिए, एक ही बात है कि अगर नेता हो, कोई भी हो, आपका चाल, चरित्र और चेहरा ठीक होगा तो आपको किसी भी व्यंग्य से, किसी भी कविताओं से, किसी से आरोप से डरने की आवश्यकता कोई नहीं फर्क है। नहीं पड़ता। अगर आप देखेंगे कि पिछले दिनों विधानसभा में जो चल रहा है, ओनली ठाकरे परिवार, दिशा सालियन वही चल रहा है, लेकिन वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। चाहे तो वो भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। कहीं ना कहीं तो आपको सहन करने की आवश्यकता है। जब आप सहन करेंगे, संयम रखेंगे, तो निश्चित तौर पर राजनीति में आप आगे बढ़ेंगे। तो हर एक नेताओं को अपना चाल, चरित्र, चेहरा अगर आप ठीक करोगे तो आपको किसी कामरा से डरने की आवश्यकता नहीं है। संयम भी तो नहीं रहा आज के जीवन में, आम आदमी में भी संयम नहीं रहा। लोकल ट्रेन पकड़ने जाते हैं उसमें भी लोग झगड़ पड़ते हैं, चलने में झगड़ पड़ते हैं, सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल पे झगड़ पड़ते हैं। संयम तो बहुत हाँ बिल्कुल नहीं रहा लोगों में। लेकिन इस तरह की बातें, जैसे कुणाल कामरा का भी मान लीजिए, क्या संयम कुणाल कामरा में है? कुणाल कामरा ने भी कहीं लगा कि उनको विरोध हो गया, बुरा लग गई किसी को बात, तो उनसे बात हुई कि माफ़ी, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। उल्टे वो और भी उसको बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। देखिए, माफ़ी मांगने से क्या होता है कि आपने अपना अपराध को स्वीकार किया। जब भी स्टैंड अप कॉमेडी हो, अगर आप इतिहास में देखेंगे, जब हमारे आज़ादी की लड़ाई से लेकर अभी 2025 तक, तो कई सारे ऐसे मामले हैं, माफ़ी मांगने वालों को क्या कहा जाता है, कई बार परिस्थितियों के अनुसार लोग माफ़ी भी मांग लेते हैं, मगर वो माफ़ी को बाद में आने वाला जो भविष्य है, जो हमारा इतिहास लिखा जाएगा, तो पता जाएगा कि ये दोषिता करके इसने माफ़ी मांगी। तो कहीं ना तो माफ़ी को लेकर भी कई सारे जो एक प्रकार का आज जो राजनीति चल रही है, तो मेरा मानना है कि कुणाल कामरा हो या कल कभी भाई साहब ने कभी कुछ कविताओं में किसके खिलाफ बोला तो माफ़ी मांगे तो आपने अपना अपराध मान लिया। तो मेरा मानना है कि आज हमारे पास भारतीय कानून संहिता है, कानून अपना काम करेगा। अगर कुणाल कामरा सचमुच में दोषी है, उस पर एफआईआर हुआ है, उसे स्टेटमेंट लिया जाएगा, और कोर्ट, हमारे पास न्यायालय है। हमें एक अभी जो, चाहे हमारी मीडिया हो, चाहे हमारे राजनीतिक हो, हम लोगों को तुरंत एक प्रकार का दोषी साबित करने के लिए ललायित रहते हैं, अग्रसर रहते हैं। तो हमारी एक प्रणाली है, उस प्रणाली में अगर कोर्ट ने कल बोल दिया कि कुणाल कामरा दोषी है, तो निश्चित तौर पर कुणाल कामरा को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और समय की मांग होगी। अभी तक कोई, कुणाल कामरा ने कहा भी है कि हाई कोर्ट कहेगा तो निश्चित तौर पर, तो कहीं ना कहीं तो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो परिभाषा बदल चुकी है, आज हमें जो अच्छा लगता है वही सुनना अच्छा लगता है। किसी ने हमारे बारे में टिप्पणी की, अगर हम लोग हमारे ट्विटर पर जाएंगे तो हमारे, जब कोई आरटीआई पर भी लोग हम पर भी आरोप लगाते हैं, लेकिन ठीक है ना, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोगों का वो अधिकार है। जनता को सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछना,
व्यवस्था को सुधारना, अगर देशद्रोह हो सकता है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र खतरे में। हमारे पास न्यायालय है और न्यायाधीश तो हैं ही। हाँ आप समझ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ऐसे ऐसे न्यायाधीश हैं जहाँ भारी मात्रा में न्याय की जानकारी है, बाकी आप समझ रहे होंगे मैं क्या करूँ। बात कुणाल कामरा से जुड़े हम, तो कहीं ना कहीं जो चश्मे की बात आती है, हर कोई दूसरे को एक अलग चश्मे से देखता है, अपने चश्मे से देखता है। तो सिर्फ उस शब्द का या उनकी पैरोडी का ही यहाँ पे था, या उनका जो भूतकाल रहा है या जिस तरह से उनके एफिलिएशन कहीं ना कहीं देखी गई है, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में निश्चित एक तौर पार्ट पर रहा है। जो अभी उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने सुपारी लेकर हाँ काम किया है, तो निश्चित तौर पर इसकी भी जांच होगी। जैसे भी कल कभी सीबीआई किसी को बुलाती है, ईडी बुलाती है, क्राइम ब्रांच बुलाता है, सबसे पहले उसके मोबाइल चेक होता है, क्योंकि मोबाइल ये ऐसी चीज़ है कि हर एक के पास उसकी जानकारी होती है, तो निश्चित रूप से डेटा होगा। लेकिन उसके लिए भी आपको जाके उसकी आरोप के लिए राइटिंग में कंप्लेंट देनी पड़ेगी। सिर्फ राजनीतिक बयान करने से नहीं होगा, आपको सिद्ध भी करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जब भी इस तरह की कोई व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जैसे हमारी अंजलि दमानी है, वो कई दिनों से जो बीड के मामले में बोल रही है, उन पर भी आरोप लगते हैं। इसके पहले भी जो मेधा पाटकर जी अलग अलग आंदोलन करती है, उन पर भी आरोप लगते हैं। जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं, जैसे कि अन्ना हजारे जी, अभी तक लोगों ने ये नहीं पूछा कि अन्ना हजारे कहाँ है, कि जब भी कुछ गड़बड़ी होती है तो लोगों को अन्ना हजारे याद आते हैं, बोले कुणाल कामरा मामला में अन्ना हजारे किधर है। तो निश्चित तौर पर हर एक की भूमिका होती है, हर एक व्यक्ति हर एक मामले में नहीं पहुँच सकता है। जिसकी जब पहुँच हो, इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलती है, जैसे एज ए एंटी एक्टिविस्ट मुझे कल मेट्रो की जानकारी मिली तो मैं उसको एक्सपोज करूँगा, सरकार को बताऊँगा। तो आप दूसरे को नहीं पूछ सकते आप क्या कर रहे हो। तो हर एक की अलग अलग एक प्रकार की एक सुविधाएं भी होती है, जानकारी का स्रोत भी होता है। तो निश्चित तौर पर कुणाल कामरा के बाद मुझे मेरा मानना है कि जो अभी हमारे देश में जो 2 नए कानून आ रहे हैं, एक डिजिटल लॉ आ रहा है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और एक लॉ की एक परिभाषा बनाकर उसे पोर्टल पर डाला है। तो कहीं ना कहीं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर हम लोग संविधान पढ़ेंगे, मूल रूप से भारत के लोगों को संविधान पढ़ने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि संविधान आपको घर घर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें संविधान में पहले से स्पष्ट रूप से व्याख्यात की गई है वही हमारे अलग अलग कानून बन रहे हैं। डिजिटल लॉ हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ हो, राइट टू सर्विस हो, सिटीजन चार्टर हो या अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, कई सारे 1975 से लेकर 2025 तक अलग अलग मामले में संविधान के अनुसार जब भी इस तरह की बातें हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अधिकृत माना गया है। इसके पहले भी जब भी इस तरह के मामले होते हैं कि मान आने के मामले, क्या होता है मान आने के मामले में, जब माननीय असेंबली में या लोकसभा में जब हम किसी के खिलाफ याचिका दाखिल करते हैं, जो हमारे माननीय आमदार, माननीय खासदार, उसका आगे क्या होता है और रिजल्ट तक क्यों नहीं जाती है। कहीं ना कहीं तो इस तरह की चीज़ों से अगर आप, वहीं तो लोगों का सब्र टूटता है, सब्र टूटता तभी तो ये समस्या होती है। तो कहीं ना कहीं तो हमारे जो एक प्रणाली को हमें चेंज करने की आवश्यकता है। जो सिस्टम है, चाहे न्यायालयीन मामला हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, क्योंकि मीडिया से ज़्यादा पावरफुल अभी स्टैंड अप कॉमेडी और सोशल मीडिया हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आपको विद इन सेकेंड में प्रतिक्रिया मिलती है, लेकिन मीडिया में प्रतिक्रिया आने में वक्त लगता है। कहीं ना कहीं तो हमें उस अनुरूप बदलने की आवश्यकता है, कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। अगर समझो मेरे बारे में मेरे नाम लेकर किसी ने टिप्पणी की तो आपको अधिकार है अवमानना याचिका करने का। अभी जो नया कानून आ रहा है उसमें 250 करोड़ का आपको जुर्माना है, और अगर वो नहीं हो तो 500 करोड़ तक चला जाएगा। आपको किसी का नाम भी प्रकाशित करना है, सीधे 250 करोड़ रुपये आपको भरने की तैयारी रखनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं तो हमें आने वाले दिनों में इन चैलेंजों को स्वीकार करने की आवश्यकता है, उन टिप्पणियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के माध्यम से कोई हमें सलाह देता है, कोई हमें सुधारने का मौका देता है, कोई हमको गलतियाँ बताता है, उसको आप स्वीकार करेंगे तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए काफ़ी स्वास्थ्यदायक होगा। यानी आपके अनुसार देखा जाए तो कुणाल कामरा अपनी जगह पे सही है। नहीं, मैं कुणाल कामरा का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल जो, हाँ, लेकिन हाँ, बातें जो जा रही हैं कि मतलब उन्होंने कुछ गलत ऐसा नहीं कहा या नहीं किया, ऐसा मतलब तो किसी का नाम ही नहीं लिया उन्होंने, वो दिख रहा है। हाँ। किसी का उन्होंने उल्लेख नहीं किया, किसी पार्टी का भी नहीं उल्लेख किया कि फला फला पार्टी के। उन्होंने कहा कि सुबह थी शिवसेना, फिर शिवसेना अलग बन गई, एनसीपी अलग बन गई। जो रियलिटी थी, जो यथार्थ भारतीय राजनीति में, महाराष्ट्र राजनीति में हर एक आम आदमी देख रहा है, उसको उन्होंने रखा है। कोई नई बात नहीं कही उन्होंने, नई बात नहीं पुरानी बातों को अलग ढंग से रखने का उन्होंने कोशिश की, जिस पर लोगों को आपत्ति जने लगी। मुकेश जी, आप एक हास्य व्यंग कवि है, आप इस तरह के तंज कसते रहते हैं, व्यवस्थाओं पे भी कसा है या अपने पे कसा है, लेकिन आपको फिर क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सीमा रेखा पार? देखिए क्या होता है
थोड़ा सा फ़र्क है। बेसिकली मैं स्टैंड अप कॉमेडी और जो हास्य कलाकार, व्यंग्यकार, हास्य कवि, व्यंग्यकार जो होते हैं, इनमें थोड़ा सा बेसिक एक फ़र्क होता है। जैसे पुला जी है, पुला देशपांडे जी, उन्होंने भी खूब तंज किए, खूब नेताओं की खूब कहा लिखा, लेकिन भाषा कैसी थी? कभी महाराष्ट्र में पुला जी का कोई अनादर नहीं करता। स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ एक समस्या है कि ये लोग, मैं सभी को जानता हूँ, सबके साथ रोज़ काम करता हूँ, ये लोग पढ़ते बहुत कम हैं। आसानी से किसी के ऊपर, किसी के कपड़े, किसी के पहनावे, किसी के साइज, किसी के इस पर कह देना, ये आसान होता है। पूरा एक कंटेंट, किसी के कैरेक्टर को मैं किसी को ढालना, उसमें बहुत मेहनत लगती है। स्टैंड अप कॉमेडियन वो नहीं करते। वो या तो किसी की आवाज़ निकाल लेना, किसी की मिमिक्री कर लेना, किसी की शक्लो सूरत हूबहू बना के वो करना, वो आसान होता है। अगर स्टैंड अप कॉमेडियन अच्छी मेहनत से, अच्छी थोड़ा सा कंटेंट को पढ़े, रिसर्च करे, थोड़ा काम करे, तो शायद वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। ये करते नहीं है उतना, इनको करना चाहिए। अच्छे प्रभावी विधा है, आपके पास अच्छी आवाज़ है, बॉडी है, आपके पास फैन फॉलोअर्स हैं, आपके पास मिलियंस में लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको अच्छी बात कहनी चाहिए ताकि समाज को और अच्छी चीज़ आप दे सकें। नेताओं पे हम भी कहते हैं, एक नेताजी सड़क से जा रहे थे। देखिए मैं किस तरह से बात कहता हूँ। नेताजी सड़क से जा रहे थे, सड़क पे कुत्ता लेटा हुआ था। अब मैं इसे किसी के कह सकता हूँ, ये अगर कोई और किसी और का नाम लेना चाहूँ, किसी को टारगेट ही करना हो, तो उसकी शक्ल सूरत बता सकता हूँ कि एक इस तरह का नेता था, मेरा नाम लिए। नेताजी सड़क से जा रहे थे, सड़क पे कुत्ता लेटा हुआ था। नेताजी ने बिना मतलब उस कुत्ते को एक लात मारी, कुत्ता उठा, उसे नेताजी की तरफ देखा और फिर सो गया। तो मैं कुत्ते के पास गया, मैंने कहा यार तेरी कोई गलती नहीं थी, तू तो बड़ी फुर्सत में सोया हुआ था, फिर भी इस नेता ने तुझे एक लात जमाई, क्या तेरे दिल में बदले के भाव नहीं जगे? कुत्ता बोला सर मेरे दिल में बदले के भाव तो बहुत जगे, पर ये वो वाला भ्रष्ट नेता है, इसके मुंह कौन लगे? तो तरीके से कह दीजिए। और देखिए नेताओं को भी कहीं ना कहीं अपनी इससे बाहर निकलना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये मंच कितना बड़ा है, कितने नेताओं तक हमारी बात पहुंचेगी, लेकिन राजनीति में जो प्रदूषण आया है, राजनीति में जो विद्रुपताएं आई हैं, कहीं ना कहीं अच्छे लोगों को भी सोचना चाहिए कि तुम इस तरह की बातों पे अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो। रचनात्मकता में क्यों नहीं ऊर्जा खर्च कर सकते? जो लोग 500 लोग जो तोड़फोड़ कर सकते हैं, वो 500 लोग क्या पेड़ नहीं लगा सकते? कहीं ना कहीं रचनात्मकता समाज को देने का काम कीजिए। पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, चिड़िया बुलाइए, ये कीजिए, बहुत सारे काम है रचनात्मकता के, वो टिकेगा। ये भूल जाएंगे, कल आप फिर किसी दूसरी पार्टी में होंगे, यही कार्यकर्ता कल इसको सही बता रहे होंगे, आपको गलत बता रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो रचनात्मकता से जुड़ें, अच्छे सच्चे काम करें। एजुकेशन है, हेल्थ है, बहुत सारे पर्यावरण है, जो ऐसी चिंताएं, इनकी प्रति भी कुछ चिंता जताएं, जिससे समाज को एक दिशा मिले, समाज लोगों को एक अच्छी दुनिया मिले। लेकिन राजनीति तो आज के दिन सत्ता केंद्रित हो चुकी है। पहले सेवा के लिए लोग राजनीति में आया करते थे, अब तो सत्ता केंद्रित हो गई है। और ऐसे में कितना मुश्किल है ऐसे कॉमेडियंस को नज़रअंदाज करना या ऐसे तंज को नज़रअंदाज करना। देखिए कि मेरा मानना है कि जब भी आप कोई गलतियां करते हो, क्योंकि मैं आज़ादी की लड़ाई के बाद से लेकर अब तक की बात करता हूँ, कई सारी चीज़ों में हमने अध्ययन भी किया है। जब भी इस तरह की चीज़ें होती, जैसे कि सूचना का अधिकार, जैसा आपने उल्लेखित किया, हम लोग भी सत्ता के खिलाफ हमेशा बोलते ही है। जब भी आप कुछ चीज़ निकालोगे, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, आज जिस तरह का व्यंग्य कसा गया है, कहीं ना कहीं तो जो व्यक्ति है, जैसे कि एकनाथ शिंदे जी, जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे, उन्हें ये भी एक तकलीफ है कि उनको फिर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको वो भी एक परेशानी है। उसमें आप एक कमार जैसा आदमी उस पर व्यंग्य कसता है, तो कहीं ना कहीं तो जो आदमी पहले से परेशान है, अत्यधिक परेशान है, तो कहीं ना कहीं तो हमें एक अपनी एक सहनशीलता को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि शिवसेना हो, एनसीपी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इस पार्टी में कौन लोग हैं? अगर आप देखोगे तो 240 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी किसी के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ बयानबाजी की होगी। तो कहीं ना कहीं तो आपको, जब आप एडजस्टमेंट की राजनीति करते हो, जब अपनी विचारधाराओं को त्याग करके, एथिक्स को त्याग करके आप एक प्रकार की जो तड़जोड़ की राजनीति करते हो, तो इसमें व्यंग्य जैसे चीज़ों को भी आपको समाहित करने की आवश्यकता है। जब आप अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए जब आप एडजस्टमेंट करते हो, तो बेचारा व्यंग्य ने क्या किया है, कवि ने क्या किया है, उसकी भी थोड़ी बातें सुना करो, उसको भी थोड़ा नज़रअंदाज करो। अनिल जी आप बताइए, मनमोहन सिंह जी के समय में उनके बारे में लोगों ने क्या नहीं कहा? उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया।
और नए रिएक्ट करने का कारण यह है कि आज मनमोहन सिंह जी के प्रति उस समय से ज्यादा सम्मान लोगों के का बढ़ गया है। एक्सीडेंटल पीएम को स्वयं सरकार आगे अनपढ़ बढ़ रही और थी। अनपढ़ औरत, ये भद्दी, घरेलू, क्या नहीं कहा गया उनके बारे में? लेकिन उन्होंने कभी इस पर चर्चा उन्होंने कोई नहीं रिएक्ट नहीं की, वो अपना काम करते रहे। आज समय ये है कि आज मनमोहन सिंह जी के प्रति जो श्रद्धा और सम्मान उस वक्त नहीं रहा होगा, आज बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को, राजनीति से जुड़े हुए लोगों को ये सोचना होगा कि कुछ तो रचनात्मकता लाओ, कुछ तो रचनात्मक करो। करने के लिए दुनिया में कामों की कमी है क्या? सही बात। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ आपने कही कि एकनाथ शिंदे ऐसे ही परेशान है। जैसा यह है कि एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने सुविधानुसार रिएक्शन दिया है, प्रतिक्रिया दी है। वहाँ उद्धव ठाकरे के पास नहीं गए, संजय राउत के पास नहीं गए, कुणाल कामरा के पास पहुँच गए। अजीत पवार के पास हाँ, नहीं गए। वैसा ही कहीं क्या कुणाल कामरा ने भी एक सुविधानुसार है कि भाई किस पे करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, या फिर ये एक वैसा एक सब्जेक्ट था, मेरा सत्य मानना है परिस्थिति कि है? जो पत्रकार हो, जो कवि हो, जो स्टैंड अप कॉमेडी हो, वो ऐसी चीज़ करता है कि हिट हो, क्योंकि वो लोग यूट्यूबर है, उनको अपना धंधा बढ़ाना है, उनके व्यूज़ बढ़ाने हैं। जब व्यूज़ बढ़ेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। जब वो एक प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो वो ऐसी चीज़ ढूंढते कि जिससे कोई विवाद पैदा हो, जिससे लोग उन पर अटैक करें। ऐसे भी कई लोगों की मानसिकता होती है। अगर हम देखेंगे कि वो कुछ ऐसी चीज़ बोल जाओ कि आप भी हिट हो जाओ, सामने वाला भी हिट हो जाए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो ऐसा सरकार में बैठे हुए लोग हैं, आज पूरा सत्ता पक्ष जिस तरह से कुणाल कामरा को लेकर असेंबली में विवाद कर रहे हैं। आज हमारे पास कई सारी 9.5 लाख करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र पर है, पर्यावरण को लेकर विषय है, कई सारे मेट्रो समय पर चल नहीं रही है, उसको गति देने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। कुणाल कामरा का काम मामला आया, आप कार्रवाई के आदेश दिए, जांच बैठाइए, स्पेशल SIT बैठाइए, अपने पास कई सारे हमारे पास कानून के अलग अलग प्रावधान हैं। तो निश्चित तौर पर अगर कुणाल कामरा ने कुछ गलत किया होगा वो साबित होगा। अगर उसने किससे सुपारी ली होगी जैसा आरोप लग रहा है, साबित होगा तो निश्चित तौर पर वो सजा का पात्र है। पर इसके पहले आप जज मत बनिए, डिस्कशन मत निकालिए। हमारे पास कई सारे विषय हैं, पर्यावरण के विषय, एजुकेशन के विषय, मेडिकल के विषय। तो कहीं ना कहीं तो सरकार को भी अपनी भूमिका बदल लेनी चाहिए। एक असेंबली इतनी बड़ी चल रही है, महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग मोड़ आ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं तो उन चीज़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर अगर कुणाल कामरा दोषी होगा तो हम भी मानते हैं, अगर आपने गलत किया, न्यायालय की दृष्टि से अगर वो माना नहीं होती है तो जो भी सज़ा न्यायालय देगा वो उसे भुगतनी पड़ेगी, हम भी उसके समर्थन में रहेंगे। लेकिन पहले जज मत बनिए, उसको कहीं ना कहीं तो स्टैंड अप कॉमेडी हो, कवि हो। क्योंकि आज जिस तरह से आज आप देखेंगे कि पूरे महाराष्ट्र में जैसे उन्होंने पुरानी चीज़ें भी कही, चाहे पुलो देशपांडे हो, आचार्य अत्रे, उनकी अगर आप एक एक बात सुनेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं, कुणाल कामरा उनके सामने बच्चा है, बौना है। लेकिन उस वक्त के जो राजनीतिक लोग थे, चाहे वो शरद पवार जी होंगे, यशवंतराव चौहान होंगे, उन लोगों में सहनशीलता थी कि उन्होंने संघर्ष करके सत्ता में आए थे, कोई शॉर्टकट रास्ते से नहीं आए थे। जब जो कोई आदमी संघर्ष करता है तो उसे उस संघर्ष का मोल होता है, वो जल्दी किससे भिड़ता नहीं है, जल्दी किससे उलझता नहीं है, वो अपने काम पर ही ध्यान देता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का उन्होंने उदाहरण दिया, इंदिरा गांधी जी, आज के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की बात करेंगे, उनमें भी बहुत सारी सहनशीलता है। पिछले 4 सालों में उनके ऊपर जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपोजिशन ने जो आरोप लगाए, उन्होंने उसको सहन करने की शक्ति रखी। उद्धव ठाकरे को भी हम कहीं ना कहीं तो कुछ मार्क्स देने की आवश्यकता है, उन पर तो प्रतिदिन कोई ना कोई तो टिप्पणी करता है कोई भी उठकर। तो कहीं ना कहीं तो राजनीति को संयम रखने की आवश्यकता है। समय के अनुसार अगर आप सत्ता में हो तो आपको सभी चीज़ों को ग्रहण करने की आदत लगानी चाहिए, चाहे वो सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, टिप्पणी हो, बधाई हो, कोई भी हो। तो कुल मिलाकर लबोलवाब ये कि संयम रखने की जरूरत है, बहुत दोनों को, या सिर्फ नहीं, नेताओं दोनों पे? को नहीं, हर व्यक्ति को। देखिए ये परंपरा साहब, देखिए हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में पहले भी राजा महाराजा होते थे। जब राजशाही थी, राजा महाराजा होते थे, उनके दरबार में बहुत सारे लोग होते थे, उसमें उनके सलाहकार भी होते थे, उसमें कई कवि भी होते थे, कलाकार भी होते थे, नवरत्न होते थे। वो इसलिए नहीं होते थे कि उन बड़े राजा महाराजा मूर्ख थे, कहीं ना कहीं हर विधा के व्यक्ति से वो समाज के हित की कुछ जानकारी प्राप्त करते थे। कलाकार है तो वो बताता था, संगीत दे रहे, संगीत से आनंद मिल रहा है। कहीं ना कहीं कोई व्यंग्यकार भी होते थे, अकबर है तो बीरबल भी है। तो इसी तरह से परंपराओं में हमारे यहाँ हो रहा है। इसी तरह से पुराने जब आज़ादी के बाद, जब से यहाँ पे हुए लोकतंत्र, जो आज़ादी के बाद का जो समय है, उस समय भी कहीं ना कहीं राज्यसभा में,
लोकसभा में, या कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी जो समाज को सही रास्ता या सत्ता को, शासक को सही रास्ता दिखाने का काम करते थे, उनको स्वीकार करते थे। तो भाई अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसकी सुन लो, हो सकता है उसमें मुझे कुछ अच्छा करने का अवसर मिल जाए, लेकिन हम उसको फोड़ देंगे अगर उसने हमारे, अरे भाई खिलाफ नहीं, बहुत सारी बुरी चीज़ों में, बहुत सारे व्यंग में से भी कुछ अच्छी चीज़ निकल सकती है। अच्छी निकालिए, समाज को अच्छी दिशा दीजिए और हमारे प्रदेश को, प्यारे महाराष्ट्र को, देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाइए। लेकिन समय के साथ लोग भी बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लोगों का स्तर भी बदलता है। तो जिस तरह से नेताओं का बदला है, उसी तरह से क्या कॉमेडियन या हास्य व्यंग कवियों का भी कहीं ना कहीं स्तर बदला है? बदला है, लेकिन देखिए क्या है, हास्य कवि हो या व्यंग्यकार हो या कलाकार हो, ये भी कहीं ना कहीं है तो समाज का हिस्सा ही। उन्हें भी कहीं ना कहीं पेट भरना है, रोजी रोटी के लिए कहीं ना कुछ करना है। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता के समानांतर अपनी रास्ता बना लेते हैं। और ये सदियों से, हजारों वर्षों से होता आया है कि कोई भी व्यक्ति सुविधाजीवी होता है, ये मनुष्य की प्रकृति होती है, वो भी सत्ता के अनुसार अपना समानांतर अपना वो करता है, कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। लोग, कुछ लोग अपनी एक ही दिशा रखते हैं, एक ही धारा रखते हैं, कुछ लोग सत्ता के समानांतर बह जाते हैं, कुछ लोग सत्ता के विरुद्ध ही खड़े रहते हैं। सत्ता इनकी है तो इसके विरुद्ध, इनके है तो इनके विरुद्ध। तो ये तो सब चलता रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये इस चीज़ को इतनी गंभीरता से लेके इतने बड़े राष्ट्रीय मुद्दा बना देना, ये बना देना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एंजॉय करने का था और मस्ती करो और देश के लिए अच्छा सोचो। काश सब लोग इस तरह से सोचें, यानी मत भिन्नता जो है वो तो होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से मन खिन्नता नहीं होनी चाहिए, ताकि लोग आपस में भिड़े कानून हाथ में लें। और जो शब्दों का तंज भी कस रहे हैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि किसी को बुरा नहीं लगे। ये भी एक थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए हास्य व्यंग कलाकारों में, कवियों में, कॉमेडियन में। ऐसे अपन कहते हैं ना कि बुरा नो मानो होली है, तो हमें 365 दिन होली मनानी चाहिए कि जब होली के दिन तो हम लोग इस पर टिप्पणी करते हैं। एक बहुत बढ़िया शेर है, दुश्मनी जमकर करो। किसका शेर है मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन शेर अचानक आज आपने जो जिक्र किया मुझे याद आ गया। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, अगर कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा न हो। तो कहीं ना कहीं ये होना चाहिए, दुश्मनी भी हो, ये भी हो, लेकिन कोई ऐसा काम हरगिज ना करें कि हमें कभी ना कभी शर्मिंदा होना पड़े। तो इसी पे आज की चर्चा समाप्त करते हैं। आप दोनों स्टूडियो में आए, आप दोनों ने अपने विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।